बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी रिहा हो गई। उन्हें अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। कल उनकी बेल हुई थी, लेकिन कल जज साहब की अदम दस्तियाबी के बायस रोककर जो है वो जारी ना हो सकी, लेकिन आज जो है रोककर जारी हुई और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। अडयाला जेल से बनी गाला तक का सफ़र जो है बड़े आराम से गुजरा, कोई रुकावट नहीं आई और ना ही कहीं पे कोई और FIR निकली, ना ही कोई और केस निकला कि उन्हें उस केस में गिरफ़्तार किया जाता, उनकी गिरफ़्तारी मतलूब होती। इससे लग ये रहा है, इस्लामाबाद में ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि बुशरा बीबी की कोई डील हुई है जिसके बायस उन्हें ये रिहाई नसीब हुई। डील हुई है नहीं हुई, इसका फ़ैसला आइंदा आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। अगर तो बुशरा बीबी जो है उनको मज़ीद फैसिलिटेट किया गया तो फिर जो खबरें चल रही हैं डील की वो सच साबित होंगी। और फिर इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ में इंतशार है, क्या बुशरा बीबी जो है तहरीक इंसाफ को लीड करने वाली हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि तहरीक इंसाफ पर जो है कोई पैराशूटर ग्रुप जो है वो काबिज़ हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि उसमें अलीमा बाजी भी शामिल हैं और गौर अली खान भी शामिल हैं और बाकी लोग भी शामिल हैं। तो बुशरा बीबी अब जो है उनकी असल वारिस बन के सामने आ सकती हैं। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम पर कि 26वीं आईनी तरमीम तो पास हो गई, अब उस पर अमल दरामद का मरला जो है वो शुरू हो चुका है। केसेस आईनी बेंचेस को मुंतकिल किए जा रहे हैं, लेकिन आईनी बेंचेस अभी तक बने नहीं हैं। ये आईनी बेंचेस कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये सवाल बड़ा जो है उठाया जा रहा है। और जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है उसमें काफ़ी सारी जो है वो नकाइस की निशानदेही की जा रही है। मुख्तलिफ लायर्स की तरफ से भी बात करेंगे, लायर से भी, अबू ज़ुबैर साहब से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या नकाइस हो सकते हैं और इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल क्या हो सकती है। हमारे पहले सेगमेंट के मेहमान होंगे मुर्तज़ा सोलंकी साहब, साबिक़ निगरान वज़ीर इत्तलात। उनसे बात करने जा रहे हैं, सीनियर साफ़ी भी हैं। सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर, जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास भी खबर होगी, आप बाखबर साफ़ी हैं, कि बुशरा बीबी की रिहाई सर कैसी हुई, ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बहुत सादा सी बात है कि उन पर जो केस था जो कि पहले नैब में था और फिर जो नैब तरमीम के हवाले से जो केसेस तब्दील हुए तो वो दूसरी अदालत में गया, वो नैब अदालत में नहीं रहा। ठीक है। और उन पर इसके अलावा और कोई मुकदमा थे नहीं और हुकूमत को, रियासत को, निज़ाम को, किसी को जरूरत नहीं थी उनकी। बल्कि मेरा ख्याल ये है कि उनका बाहर रहना उससे PTI को ज्यादा नुकसान होगा फायदे के। अच्छा। और लगे हाथों मेरे ख्याल में जो खान साहब की बहनें हैं उनको भी अगर कोई संगीन मुकदमा नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए, ताकि मुकाबला तो फिर बराबर का होना चाहिए ना, क्योंकि जो उनकी बहनें हैं वो भी वारिस हैं PTI की। हाँ। और जो बुशरा बीबी हैं वो भी अपने आप को वारिस समझती हैं। 2-3 धड़े पहले PTI के अंदर हैं। तो जरा मुकाबला तो फिर ठीक होना चाहिए ना। ये कैसे होगा कि उनकी बहनें वो जेल के अंदर से मुकाबला करे और बुशरा बीबी बाहर हो, मैदान साफ ना हो। जी बिल्कुल, मैदान साफ तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई उनकी आजाद होने पर। बल्कि अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं उससे चंद घंटे पहले मैंने एक और जगह एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी 2 बजे के करीब, तो मैंने उस वक्त कहा कि ये घंटों की बात है कि किस वक्त वो आजाद होती हैं। उनकी आजादी जो है वो तकरीबन नागुज़ीर है और ये भी कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आज इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। तो सर फिर ड्राइविंग सीट पे कौन होगा, क्या समझते हैं? अलीमा बाजी होंगी, बुशरा बीबी होंगी या कोई और होगा? देखें, ये तमाम लोग ड्राइविंग सीट पे होंगे, लेकिन अपने अपने धड़े की ड्राइविंग सीट। अच्छा। तो धड़े सर, ये जो कहा जा रहा है कि पैराशूटर जो है ऊपर तहरीक इंसाफ पर काबिज़ हैं। आज भी मैं मुख्तलिफ लोगों की राय सुन रहा था तहरीक इंसाफ की, काफ़ी लोग जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, गिले शिकवे भी हैं, स्पेशली गौर अली खान और बाकी लोगों पर। तो अब ये गिले शिकवे कम हो गए आप समझते हैं बुशरा के आने से? मेरे ख्याल में ये गिले शिकवे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर बुशरा बीबी
जैसा कि उनका मिजाज है, खासा गुस्से वाला, सख्त मिजाज, गालम गलोच करने वाला, हाँ, धमकियां देने वाला जो मिजाज है, जो ऑडियो वीडियोस जो आ चुकी हैं जो उनके मिजाज को जाहिर करती हैं, तो उसमें तो फिर घमसान का रन पड़ेगा, घमसान का रन पड़ सकता है। तो इसका मतलब है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ अगर ये धड़ों में तकसीम होगी, ये पहले भी ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ मुकदमात हैं तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत पर भी और तमाम लोगों पर भी, तो अब जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके लिए तो मैदान साफ रहेगा सर? ये नहीं, ये इतना आसान नहीं है। देखिए, खान साहब की जो एक हद तक जो मकबूलियत है उससे इनकार नहीं है, और उससे ज्यादा जो मुल्क के अंदर और खास तौर पर मुल्क से बाहर जो उनकी ट्रोल ब्रिगेड है, वो तो हमवक्त काम करेगी, ओवर टाइम पे काम करेगी। और जैसे जैसे खान साहब की कभी कभार सहूलतकारी हो जाती है कि कुछ उनके जो सियासी मुशीर हैं वो वकील होने के नाम पे जाकर मुलाकात करते हैं, तो वहां पर वो उनसे कानूनी उमूर पर गुफ्तगू नहीं करते, वो इस निज़ाम को तहोबाला और अदम इस्तेहकाम का शिकार करने पर गुफ्तगू करते हैं। आज भी एक मेरे ख्याल में तो सहूलतकारी हुई है, तो वो अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब वाकई समझते हैं कि उनकी जो सियासी और जिस्मानी जो जिंदगी है उसका इन्हिसार इस बात पर है कि वो कितनी तेजी के साथ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकती है। ठीक है, आज भी जो जिस सहूलतकारी का आप कह रहे हैं कि आज शुएब शाहीन ने भी जो है वो अडयाला जेल के बाहर जब गुफ्तगू हुई साफ़ियों से, तो उन्होंने कहा जी कि मौलाना पर भी खासे नाराज़ हैं, मौलाना फजल रहमान पर भी तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन, कि ये जो उन्होंने साथ दिया है 26वां तरमीम का, ये उन्होंने क्यों दिया, हमारा साथ क्यों नहीं दिया। और इससे पहले भी जो काला नाग की बात कर रहे थे मौलाना, और तहरीक-ए-इंसाफ का ये ख्याल है कि मौलाना ख़ुद डसे गए हैं उस नाग से। तो वही बात आ रही है सर कि अगर तो तहरीक-ए-इंसाफ की बात मानी जाए तो ठीक, अगर ना मानी जाए तो फिर कोई भी जो है वो अच्छा नहीं है। देखें, मौलाना पर वो जो उनका गुस्सा है खान साहब का, उनसे ज्यादा गुस्सा उनकी अपनी क़यादत पर है। हाँ, वो समझते हैं कि इन लोगों को मैंने लीडर बना दिया है, बड़े बड़े ओहदे दिलवा दिए हैं, कोई पार्लिमानी लीडर है, कोई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, कोई सूबे का वजीर आला है, ये इनके मौज मेले चल रहे हैं और मैं यहाँ पर फंसा बैठा हूँ, ये मेरी आजादी के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो उनका असल गुस्सा इस बात पर है। बाकी आपने देखा है कि जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुश्तरका मौलाना की, उसमें मौलाना ने इनके सामने कहा था कि भाई ये जो मैंने इसको 1 महीना लगा के इसको नर्म किया है, इस आईनी तरामीम के पैकेज को, उस पर हम सब लोग मुत्तफिक है, लेकिन आप वोट नहीं डालना चाहते क्योंकि आपकी और कुछ शिकायत हैं, तो मैं आपका एहतराम करता हूं। तो इस ये जो तरामीम मंजूर हुई है उसमें पीटीआई के अरकान पार्लिमान का बराबर का हिस्सा है, उनको इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं था। तो सोलंकी साहब, ये जो आईनी तरमीम हुई सर, इसमें जो मौलाना का किरदार रहा, हुकूमत भी जो है वो 24 घंटे मौलाना के दर पे रही, और तहरीक-ए-इंसाफ भी जो है मौलाना के दर पे चक्कर। तो आज बिलावल साहब ने भी ये कहा है कि अगर हम चाहते तो मौलाना के बगैर भी ये तरमीम पास हो सकती थी। क्या ऐसे ही है? नंबर गेम पूरी थी उनके पास, हुकूमत के पास? इसका जवाब तो बिलावल भुट्टो साहब खुद दे सकते हैं या हुकूमत की जमात दे सकती है कि वो कहां से पूरे करते, लेकिन अभी उन्होंने पूरे कर दिए हैं। और जो बीएनपी के जो 2 अरकान थे सेनेटर्स, उनकी मदद से ये हो गई है। और मुझे ये लगता है कि ये पहली तरमीम तो है इस हुकूमत के आने के बाद, आखिरी नहीं है, क्योंकि इस तरमीम के अंदर कुछ नुकास की जो निशानदेही हुई है और कुछ और भी रुकावटें हैं, उनको हटाने के लिए मेरे ख्याल में मजीद तरामीम जरूरी होंगी, और मेरे ख्याल में अब वो आसानी से हो जाएंगे। मतलब ये कि जो मामला चल रहा है स्पेशल सीट्स का, जो 2/3 अक्सरियत हुकूमत की गई थी, वो वापस आ सकती है?
जी मेरे ख्याल में आसानी से वापस आ सकती है। तो सोलंकी साहब, अब 26वीं आईनी तरमीम तो होगी सर, जो क्वेश्चन आ रहा था, बार बार ये सवाल उठ रहा था कि बालादस्त कौन है, पार्लियामेंट बालादस्त है या सुप्रीम कोर्ट या इदारे बालादस्त हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या वाकई समझते हैं आप कि पार्लियामेंट बालादस्त हो गई है? देखें, मैं तो आइन को देखता हूँ जी, और आइन की कापी आपके पास भी होगी, उसकी तमहीद पढ़ ले जी। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि कायनात पे हुक्मरानी अल्लाह ताला की है और जमीन पर हुक्मरानी अवाम की है, और अवाम अपना अख्तियार अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि अवाम अपना अख्तियार जो है जुब्बा पहने हुए सियासतदानों के जरिए करेंगे। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि वो जजेस के जरिए जो है वो अवाम अपना अख्तियार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको आप तब्दील कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं, उनको जिता सकते हैं। जो जजेस हैं उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तो मैं समझता हूं कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज जो पार्लियामान ताकतवर हुई है और उसके अख्तियार में इजाफा हुआ है, उसमें अक्सरियत पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की है, कल किसी और की होगी, हो सकता है अगली बार पीटीआई की हो। ठीक है। तो पार्लियामान को ताकतवर करना तो मेरे ख्याल में जमहूरियत की रूह है। अब इससे पीटीआई के लोग खफा होते हैं क्योंकि उनको आर्जी तौर पर नुकसान है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो सर, ये जो अकाउंटेबिलिटी का कहा जा रहा है कि इस जुडिशियल रिफॉर्म में अकाउंटेबिलिटी जो है वो जजेस की रखी गई है, और हो सकती है पूछताछ हो सकती है, परफॉर्मेंस पे बात हो सकती है। तो आप ने सुप्रीम कोर्ट देखी है, हाई कोर्ट भी देखी है, सारे केसेस के आप एनी शाहिद भी हैं जो केसेस चलते रहे, तो समझते हैं कि ये ठीक है, कहीं ना कहीं कोई जो है वो जवाब तलबी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो है होना चाहिए? देखिए, अब हालिया दिनों में जो मिसालें आपके सामने आई हैं, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जी के एक अहम आईनी मामला था 63A का जी उसकी नजरसानी का मामला था। तो जज हजरात जो है उनको अपनी छुट्टी, सालाना जो वेकेशन है वो ज्यादा अजीज थी। हाँ। हालांकि नए जो कवानीन हैं उनके तहत ये जो आईनी जो मामला थे उसकी 14 दिन के अंदर नजरसानी लगाना जरूरी थी, लेकिन वो चले गए। बहुत सारे जजेस की मिसालें आई कि जी वो खास टाइम के बाद जो है वो नहीं करते। कुछ जज हजरात हैं जो कि अपने केसेस लिखते भी हैं, उन पे काम भी करते हैं, कुछ जो है वो उसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। तो ये तमाम जज हजरात अवाम के टैक्सों पर पलते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो उनकी कारकर्दगी का हिसाब ना हो। हर शख्स इदारे का एहतसाब जरूरी है। यहाँ तो सूरत हाल ये बन गई थी इफ्तिखार चौधरी के बाद कि रजिस्ट्रार को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बुला सकती थी। भाई, रजिस्ट्रार तो जज नहीं है जी जी। आपके जो मुलाजमीन है सुप्रीम कोर्ट में, कोई क्लर्क है, कोई माली है, वो तो जज नहीं है। वहां पर कैसे नौकरियां दे रहे हैं, किसको नवाज रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो अंत हो गई थी ना। 2007 के बाद जो जज अदलिया नाम निहाद तौर पर जो बहाल हुई, उसने एक मुतवाजी इक़्तिदार के मरकज का दर्जा हासिल कर लिया, जो कि सदर को मफलूज करते थे, हुकूमतों को मफलूज करते थे, वज़ीर आज़म को घर भेजते थे। मजे की बात यह है कि जिन्होंने बहाल किया था वही उसका शिकार हुए। तो बस ये तो खैर मकाफात अमल है। हमारे एक जज साहब ने एक्सटेंशन 6 महीने के लिए देने का फैसला लिखा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक और जज साहब थे जिन्होंने 63A का फैसला पीटीआई के हक में इस तरह से दिया कि उनके खिलाफ जो वोट है वो काउंट नहीं होंगे, और हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म कराकर परवेज इलाही की हुकूमत ले आई थी। तो मिसालें बेतहाशा है। ठीक है। तो बात यह है कि ये एहतसाब तो जरूरी है मेरे ख्याल में। बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे यहाँ लेनी एक ब्रेक में वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कानूनी माहिर आबिद ज़ुबैरी साहब से कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है मामला किस तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि बुशरा बीबी रिहा हो गई और जो 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद का मरला जो शुरू हो चुका है
वो किस तरफ जाएगा। आबिद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सदर पाकिस्तान बार कौंसिल हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा सर, एक तो आज वजारत कानून की भी वजाहत आ गई है कि ये आइनी बेंचेस कैसे बनेंगे, जज कैसे अपॉइंट होंगे। तो जो मामला सर चल रहा है जो केसेस मुंतकिल हो रहे हैं, अब ये चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि कौन सा केस चलेगा जो आइनी बेंचेस हैं उसमें, और कौन सा केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा सीरियस अबहम है और मैं समझता हूँ जो उनकी आज प्रेस रिलीज आई है वो खुद भी गलत है। उन्होंने आईनी तरमीम जो खुद की है, इन्होंने वजारत कानून का ज़हन, उसमें कुछ ना कुछ तो इनपुट होगी। अच्छा। वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सही से पढ़ा नहीं है तो वो पढ़ लें, क्योंकि देखिए आईनी बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए भी आप देखिए उसको जुडिशल कमीशन ही वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी ना बेंचेस जो है। तो अब जुडिशल कमीशन का एक सीरियस इशू है, उसमें लिखा है बेंचेस comprised and for such term may be nominated by Judicial Commission of Pakistan from time to time। लेकिन point is that कि अभी तो जो जुडिशल कमीशन में उसमें तो वो एक मेंबर ही नहीं होगा कि वो जो सीनियर जज होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, तो ये किस तरह से ये अभी कॉन्स्टिट्यूट होगी। सबसे बड़ा इबाम तो ये है इसके अंदर, क्योंकि हम तो जनरली कह रहे हैं कि पूरी 26वीं आईनी तरमीम ही ने सिस्टम को खराब कर दिया, पैरेलल जुडिशल सिस्टम एक इंट्रोड्यूस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आप देखिए जो बेंचेस बनेंगी वो कितने दिन वो जजेस काम करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, कितने दिन वो रहेंगे, कितने अरसे तक चलेंगे वो सही, और फिर कौन से केसेस वहां जाएंगे वो भी उन्होंने कहा 184 के, 186 के, 185 के। यानी अगर एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करती है जिसमें वो 5 जज बैठेंगे, तो सारे अभी तो प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के 180 या 160 केसेस हैं। वो तो बाकी तो हर नॉर्मल केसेस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो हाई कोर्ट से ओरिजिनेट करती हैं, उसमें इनकम टैक्स गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की चैलेंजेस वो मुख्तलिफ जो होते हैं, सर्विस केसेस जो भी आप करें, वो फिर वो सारी इन 5 जजों के पास चले जाएंगे। बड़ी बात की गई थी, तो हम तो मोहम्मद बूटा, पता नहीं उस बेचारे का नाम, एक मोहम्मद बूटा का नाम क्यों लिया जाता है, ये हुकूमती सारे लोग बैठ के वही नाम बूटा का नाम चलता है। बेचारा पता नहीं उस मोहम्मद बूटे को क्या मतलब नाम दिखाने के लिए क्या कि वो गरीब आदमी है क्या, जो भी है बेइज्जती से एक बंदे का नाम लिया जाता है मोहम्मद बूटा। ये लोग हुकूकी एहलकार आपके चैनल्स पे कर रहे होते हैं। तो असली में बेचारा वो मोहम्मद बूटा जो है वो तो मर गया, क्योंकि उसके तो केस कभी नंबर ही नहीं आएगा कि उसका, क्योंकि अभी तो 120 केसेस पेंटे थे, 180 केसेस थे जो भी, लेकिन अब तो यहाँ हजारों केसेस हैं। उन 60,000 केस में से 40,000 केसेस तो ऐसे होंगे जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप प्लीड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन के लिए कि ये इनकम टैक्स का लॉ में जो मेरे खिलाफ नोटिस आया है, ये मेरे खिलाफ जो फाइंडिंग आई है वो गलत है। तो फिर उसकी अगर अपील भी वहीं जा रही है पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट बाकी जजेस फारिग बैठेंगे और इनके पास इतने केस हो जाएंगे, तो वो जो मोहम्मद बूटा है वो तो मर गया। तो ये जो इनका जो इनका फ्रेब और गलत बात जो उन्होंने की थी कि जब हम मोहम्मद बूटा को इंसाफ देने के लिए तरमीम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत था। इनकी सिर्फ तरमीम का मकसद ये था कि जैसे ये कंट्रोल्ड खुद है और कंट्रोल डेमोक्रेसी है, फॉर्म 47 की पैदावार है कि हमारी जो आजाद अदलिया उसको तबाह कर दें, और ये इन्होंने तबाह करने की कोशिश की है इस तरमीम से। तो सर जो कहा जा रहा है कि जैसे मंसूर अली शाह साहब जो है वो सीनियर हैं और जैसे मुनीब अख्तर साहब जो है वो भी सीनियर हैं अपना याहिया साहब से, तो मुस्तकबिल क्या है इन दोनों जज साहबान का, जैसे लाहौर हाई कोर्ट में हुआ था वही प्रैक्टिस चलेगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा क्या होगा। सीनियर जज तो वही जस्टिस मंसूर अली शाह ही रहेंगे और नंबर 3 पे जस्टिस मुनीब अख्तर रहेंगे। तो लेकिन उनका फ्यूचर तो अल्लाह मियां जानता है क्या होगा, लेकिन ये बहुत हमारे काबिल, क्या वो रिजाइन कर सकते हैं सर? क्या वो रिजाइन कर सकते हैं? हर इंसान का हक होता है वो रिजाइन कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन क्यों रिजाइन करेंगे? उन्होंने हल्फ लिया है इस आइन की पासदारी को इंसाफ देने के लिए, कानून और आइन के मुताबिक टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो मैं नहीं समझता कि वो रिजाइन देंगे, वो बल्कि अपना काम जारी रखेंगे। वो जज है सुप्रीम कोर्ट के और इंशाल्लाह वो इंसाफ के लिए और जस्तजू करेंगे और आजाद अदलिया के लिए वो इंशाल्लाह वो काम करेंगे। तो सर ये जो आइनी तरमीम जो है वो होगी सारी, अब उस पर अमल हो रहा है, तो आप समझते हैं कि हुकूमत अब मुतमईन है, सब अच्छा है हुकूमत के लिए इस तरमीम के बाद, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, अगर हमारे जजेस हथियार डाल देंगे और इस आईनी तरमीम को कबूल कर लेंगे कि जैसे ये हुई है, तो फिर उनके लिए अच्छा है। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि कल जब इनको आजाद अदलिया की जरूरत पड़ेगी तो फिर इनके पास जाने के लिए कोई मुकाम नहीं होगा सर, कोई जगह नहीं होगी इन लोगों के पास। ठीक है। तो आबिद साहब, बुशा बीबी आज रिहा हुई, उन्हें बिल्कुल वहाँ से अडयाला जेल से लेके बनी 11 तक किसी किस्म की कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा।
सर कोई समझते हैं डील हो गई है या कोई बानी चेयरमैन जो है उनके लिए भी कोई रास्ता खुल रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता उनके लिए कोई डील हुई है कि डील का क्या मतलब है। ये तो आपने बड़ी अजीब सी बात की। फॉर द सिंपल रीजन उन्हें हाई कोर्ट ने उनको बेल दी है। बेल कर एक दिन की उनको फिर भी रोपकार का इशू नहीं किया, और जज साहब थे ही नहीं, तो फिर आज उनको एक दिन फर्दर एक रहना पड़ा। एक इंसान की आजादी का एक दिन एक सेकंड कीमती होता है। तो अल्लाह ने हमें आजाद पैदा किया है। सर आप देखिए खातून, मैं अपना सवाल सर वादे कर दूं, मैं अपना सवाल वादे कर दूं क्योंकि पहले नॉर्मली ऐसा होता है कि बुशरा बीबी अगर रहा हुई या कोई बानी चेयरमैन या कोई और, तो हुकूमत रोड़े अटका सकती है। कोई किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया, किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया, तो नहीं आज कोई इनके खिलाफ तो सिर्फ तोशा खाना का था। करना चाहे तो कल भी कर सकते हैं। उनको देखिए वहां जहां से वो कंट्रोल हो रही है हुकूमत, अगर उनका जो फैसला होगा अगर वो रखना, उन्होंने देखें उन्होंने इमरान खान, जिनको आप नाम भी नहीं ले सकते, बानी पीटीआई अब आप कहा जाता है, आप जितना इनका बानी पीटीआई कहें उनको दिखाए नहीं, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। वो इलेक्शन जीते थे, 180 सीटें उन लोगों ने जीती थी उनके हिसाब से, और दुनिया के जो ऑब्जर्वर्स थे। लेकिन फिर भी उनको अंदर रखना इनका मकसद ही यही है कि क्योंकि ये सब इकट्ठे हो गए उस एक पार्टी के खिलाफ, उसके लोगों के खिलाफ। लेकिन देखिए आईन और कानून अदालतें अभी भी इंसाफ दे रही हैं और देती रहेंगी। और देखिए तरमीम इसलिए की गई है कि बानी पीटीआई, जो जिनको आप बानी पीटीआई कहते हैं, उनको अदालतों से रिलीफ ना मिले। उन 6 जजों को भी निपटा जाए जिन्होंने हिम्मत की वो खत लिखने की कि जी उनकी चीजें टेप होती हैं, उनके साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं। हाई कोर्ट के जजेस ने, बाकी जजों ने जो उसमें रिपोर्ट दी, और ये जाते हुए चीफ जस्टिस साहब जो जा रहे हैं, उन्होंने उस केस को शुरू में लगाने के बाद उस पर फर्दर कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो अबे साहब, ये जो सवाल बार बार उठता था कि पार्लियामेंट 12-10 है या सुप्रीम कोर्ट या इदारे 12-10 हैं, अब 26वीं आईनी तरमीम होगी सर, और आप समझते हैं कि वाकई अब पार्लियामेंट 12-10 हो गई है? देखिए ये भी बहुत गलत बात है कि पार्लियामेंट, हमारे यहाँ एक ही चीज पालादस्त है कुरान, हमारे कुरान और हदीस के बाद, वो है हमारा आईन पाकिस्तान। और आईन पाकिस्तान जो है उसके अंदर 3 को इक्वल ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर मुकन्नना है, अदलिया है और हुकूमत है, एग्जीक्यूटिव। तो लेकिन कोई बालादस्त नहीं हो, कोई ये नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि जजमेंट्स ये है कि आप बनाएंगे आईन के तरमीम भी कर सकते हैं, आप आईन पे लॉ भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी तशरीह जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। यानी आप सुप्रीम कोर्ट किया तो रैप अप कर दें कि जो आपने कह दिया वही कानून हो गया, वही आप अमल दरामद कराएं। लेकिन हमारा आईन ये कहता था, या तो आप अबॉलिश कर दें इसको, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि ये सेलिएंट फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। आपने जो हमला किया है इसको करने के लिए, आपने बालादस्ती, आप बालादस्त नहीं है। आईन पाकिस्तान बालादस्त है, उसने अदलिया को ये मुकाम दिया है, आपने नहीं दिया। आपकी मरून मिन्नत नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है वो पार्लियामेंट नहीं होती। जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके बाद वो पार्लियामेंट के उसमें तरमीम, आप तरमीम जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी तरमीम नहीं कर सकते जो एब्रोगेट कर दे या रिपील कर दे या ऐसा ऑल्टर कर दे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिल्कुल उसको चेंज कर दे। तो 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल आईन के मुतसादिम है, बेसिक स्ट्रक्चर के मुतसादिम है। लेकिन अब साहब अगर हम देखें बार कौंसिल को या इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो, लाहौर हाई कोर्ट बार हो, मुख्तलिफ बार्स हैं, उन्होंने वेलकम किया इस तरमीम को और जस्टिस याहिया साहब की नामजदगी को। तो आप समझते हैं कि अब बेंच और बार का जो तल्लुक है वो उसी तरह रहेगा या बेहतर होगा? नहीं, देखिए मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने किया, क्योंकि उन्होंने तो कन्वेंशन किया था पूरा। मुझे नहीं पता उन्होंने वेलकम किया, आप दिखा दें मुझे। पढ़ा था लाहौर हाई कोर्ट, नहीं देखिए लाहौर हाई कोर्ट बार ने नहीं किया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल कंट्रोल्ड है आजम नजीर ताड़ा के ग्रुप से। तो वो जो लॉ मिनिस्टर ग्रुप है, जाहिर बात जिन्होंने ये हमला किया है, शपून मारा है आजम नजीर ताड़ा और उनके ग्रुप ने, वो तो वेलकम ही करेंगे ना इस चीज को। तो कि ये जो तरमीम हुई है बिल्कुल सही है। उन्हीं के ग्रुप के प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार के, और उन्हीं के ग्रुप के, और आजकल वाइस चेयरमैन जो है उनका एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े इंपॉर्टेंट वो रुकन है एक पॉलिटिकल पार्टी का, वही ग्रुप सारा कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान बार का। हम लोग भी पाकिस्तान बार के मेंबर हैं, हम लोग 6 माइनॉरिटी लोग हैं, हम लोग 6-7 जी। लेकिन सर वही यही सेम क्वेश्चन जो है नून लीग उठाती है कि एक वकला हैं और एक तहरीक इंसाफ के वकला हैं, और जो सियासी विंग है वकला का वो फिर उसी तरह चीज़ों को मनवर करता है, उसी तरह चीज़ों को आगे बढ़ाता है। नहीं देखें हम आप बताइए उनसे कहें हमसे मुबाहिसा कर लें आके, आप बुला लें, आप हमारी डिबेट करा दीजिए। चलिए जैसे अमेरिका या हर जगह हो रही होती है, हम बात करेंगे आईन और कानून और किताबें, हमारी जो कानूनी किताबें उन्हें रख के आप आके बता दीजिए। आपने अभी कहा मोहम्मद बूटा को इंसाफ देना है, आपने खुद ही गलतियां कर दी हैं इस ड्राफ्ट में। आज तो बात हो रही है कि इनको 27वीं तरमीम लानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जो 2-3 बड़ी सीरियस गलतियां की हुई हैं इस ड्राफ्ट के अंदर।
जिसके अंदर अब ये नहीं पता लगेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी कैसे, जो एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम बन रहा है उसका चीज क्या, वो आदमी जो अभी अपॉइंट ही नहीं हुआ वो मेंबर है जुडिशियल कमीशन का, यानी अपने आप को खुद अपॉइंट करेगा। तो ये अजीब सी चीज है, वो जैसे कहते हैं ना पहले मुर्गी आई थी अंडा आया था। चलें सर, बहुत शुक्रिया हाफिज बैरी साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन मुझे यहाँ लेनी एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि अब मामला किस तरफ जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद काफ़ी सूरत हाल चेंज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस साहब भी आ गए हैं और अब आईनी बेंचेस जो है वो बनेंगे। पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील और फिर उसके बाद आईनी बेंचेस में केसेस की मुंतकिली का काम भी शुरू हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में अहमद बिलाल महबूब साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। अहमद साहब शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, बहुत बड़ी चेंज है सर, आइन में तरमीम हो गई, कैसे देखते हैं इस तरमीम को, क्या मुस्तकबिल होगा, क्या सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये जो आईनी तरमीम है ये दरअसल रिएक्शन है पिछले कुछ सालों में, काफी सालों में जी अदलिया ने जो उनकी अप्रोच थी चीजों के बारे में, और बाज़ अपने दायरा कार से बाहर के इख्तियार में इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करते हुए रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी मुलविस हो जाते थे जी। और 2 प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल चुके थे, 1 प्राइम मिनिस्टर को लटका चुके थे। तो एक रिएक्शन बिल्ड हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, और ये उस रिएक्शन, और दूसरी बात यह है कि वो उसको फ्यूचर में प्रिवेंट भी करना चाहते थे कि अदालतें वो ना करें। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए, यानी इसकी कोई ऑन इट्स मेरिट्स तो कोई जरूरत नहीं थी जो कुछ हुआ है। ये कोई अवाम के फायदे की कोई चीज नहीं थी जो बहुत पेंडिंग पड़ी हुई थी, लेकिन ये एक पावर का इक्वेशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी वो डिस्टर्ब हुआ गया था। तो इन्होंने कोशिश की है कि उसको दोबारा बैलेंस में लेके आए, मुतवाजन करें। अब ये तवाजन में रहेगा या ये दूसरे एक्सट्रीम को पेंडुलम स्विंग कर जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मैच्योरली करते हैं या इंतकामी जज्बे से करते हैं। तो ये अभी अहमद साहब आप सर क्या समझते हैं, जरूरत थी इस सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स की? जो सालों से केस पेंडिंग चले आ रहे हैं, हजारों केसेस, लाखों केसेस जो है वो हाई कोर्ट में भी पड़े हुए हैं, तो आप समझते हैं कि जरूरत थी ये कि इसको जुडिशियल रिफॉर्म्स आती? देखिए, पेंडेंसी ऑफ केसेस का जो केस है वो इस अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो तो मजबूत नहीं है। पेंडेंसी ऑफ केसेस तो देखिए ना, मोस्टली नीचे की अदालतों में है, सिविल कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में। तो वहां पे एक्शन की जरूरत थी, वहां तो कोई एक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है केसेस की वो तो रिलेटिवली बाकी कोर्ट्स के मुकाबले में कम है तादाद, ओवरऑल कह रहा हूँ। तो इसलिए ये पेंडेंसी ऑफ केसेस से बात जस्टिफाई नहीं होती। ये जस्टिफाई, ये पावर गेम थी जिसमें अब तक अपर हैंड जुडिशरी का था। अब पार्लियामेंट ने कोशिश की है कि वो अपर हैंड को बैलेंस करें, या तो अपना अपर हैंड कर लें या कम से कम बराबर हो जाए। तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए बड़ा अच्छा हो गया, अब सब अच्छा है हुकूमत के लिए, कोई ऐसा कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इन फ्यूचर, स्पेशली अदलिया की तरफ से? अदलिया की तरफ से तो शायद मुश्किल पेश आने का जो इम्कान है वो वैसा ही है जैसा पहले था, क्योंकि आप अगर अपनी मर्जी का जज लगा के ये समझते हैं कि वो जज फिर आपकी बात मानता रहेगा और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले देगा, तो ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, हमने वज़राए आज़म को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी मर्जी से लगाते देखा है, और इस ख्वाहिश की बुनियाद पे कि ये हमारे ताबे बन के रहेगा, कभी भी नहीं ऐसे हुआ। जब वो अपॉइंट हो जाता है तो फिर अपना बंदा होता है, फिर अपनी मर्जी करता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये भी ऐसे ही होगा। मौजूदा जो आप चीफ जस्टिस साहब जो डेजिग्नेटेड है वो भी इंडिपेंडेंट होंगे, और जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लगेगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा। तो उससे किसी किस्म की फेवर की उम्मीद करना तो गलत होगा।
ठीक है सर, कहा जा रहा है कि अदलिया को कंट्रोल करने का भी एक ये 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको कंट्रोल करने के लिए भी कि किसी जज की परफॉर्मेंस जो है वो उसकी बुनियाद पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है या बाकी जो चीज़ें हैं इसमें शामिल हैं। तो आप समझते हैं कि ऐसे कुछ वाक़यात आने की तवक्को है कि फेवरेटिज़म जो है वो हो या किसी जज, जैसे कि सियासी जमातों में अहमद साहब अब शुरू हो गया कि मेरा जज और तेरा जज वाली बात हो गई है, तो कोई खदशा है सर ऐसा कोई? देखिए, मेरा जज और तेरा जज वाली बात तो ऑलरेडी मौजूद थी। जी जी, ये जब बेंच बनते थे तो लोगों को पता चल जाता कि इस बेंच का फैसला क्या होगा। जी जी, तो इसका मतलब है कि ये बात तो पहले से थी, लेकिन अब ये जो आपने कहा है ना परफॉर्मेंस रिव्यू वाली बात, जी हाँ, ये परफॉर्मेंस रिव्यू वाली बात जजों के ऊपर एक किस्म का प्रेशर तो होगा, लेकिन ये किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, मुझे डर है कि पॉलिटिशियन इसको बिलअमूम फेयरली चीजों को इस्तेमाल नहीं करते और अपनी पॉलिटिक्स के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करेंगे तो इनके खिलाफ बड़ा रिएक्शन बिल्ड होगा और अगर ये मैच्योरली करेंगे तो ये तरमीम कामयाब हो जाएगी। तो अब देखना है कैसे करेंगे। अमूमन ये मेरिट के ऊपर नहीं करते ये चीजें, ये अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, मुखालफिन को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। आई होप दे डोंट डू इट दिस टाइम। चलें सर, सवाल पैदा ये हो रहा था कि बार बार गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामान की तरफ से ये बात उठ रही थी कि पार्लियामेंट बालादस्त है, सुप्रीम कोर्ट या कोई इदारा जो है बालादस्त नहीं है। तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप समझते हैं कि पार्लियामेंट अब बालादस्त होगी वाकई? किसी हद तक तो बात दुरुस्त है, पार्लियामेंट की बालादस्ती कुछ कायम हुई है जी, लेकिन असल चीज तो इम्प्लीमेंटेशन पे पता चलेगी, क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पार्लियामेंट्री कमेटी अगर अपॉइंट करती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको भी एक जुडिशियल कमीशन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि काफी हद तक तो पार्लियामेंट की बालादस्ती हो गई है। तो सर आईनी बेंचेस का सवाल जो पैदा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भी कई केसेस जो हैं वो मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। तो जो एक लायर्स विंग की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल महदूद कर दिया जाएगा, तो जब जारी बात है मोस्टली जो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं मामला, तो वो ज़्यादातर यही होता है कि पार्लियामेंट के बारे में, सियासतदानों के बारे में, आइन के बारे में। तो अब क्या उसके जो सुप्रीम कोर्ट का जो काम है उस पर फ़र्क पड़ेगा सर, केसेस में स्पेशली? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो फोकस कर सकेगी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पे जो कि पॉलिटिकल नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते। जी जी। पहले होता ये था कि केसेस तो थोड़े से होते थे पॉलिटिकल, लेकिन वो बहुत तूल खींच लेते थे, और तूल खींचने की एक बड़ी वजह ये होती थी कि वो उसको बहुत पब्लिसिटी मिलती थी, और वो पब्लिसिटी जो है वो पसंद फरमाते थे लोग, हर एक पसंद करता है, तो उसकी वजह से उसको डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा टाइम मिल जाता था, पब्लिसिटी भी मिल जाती थी। तो अभी होगा कि कम से कम एक कोर्ट डेडिकेटेड होगी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए, तो वो जो क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, उन चीजों का फैसला होगा। किसी की जायदाद का मामला है, किसी की फांसी की सजा है, उनका फैसला जल्दी होने लग जाएगा, और जो तूल खींचने वाले केसेस हैं वो सिर्फ एक बेंच तक महदूद हो जाएंगे। अहमद साहब, हमने देखा कि ये जब आईनी पैकेज तैयार हुआ, ड्राफ्ट तैयार हुआ, फिर मुशावरा शुरू हुई, मौलाना फजल रहमान के घर हुकूमत के भी डेरे रहे, अपोजिशन के भी डेरे रहे, तहरीक इंसाफ भी जाती रही, तो बड़े एक अच्छी फ़िज़ा जो है वो कायम करने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से कि कंसेंसस डेवलप हो, मुशावरत हो और इत्तफ़ाक़ राय के साथ जो है ये आईनी तरमीम जो है हों। लेकिन हमने ये भी देखा कि पार्लियामान में पहले जो है वो तहरीक इंसाफ सेनेट में थी, फिर वॉकआउट हुआ, फिर कौमी असम्बली से वॉकआउट हुआ, और फिर जो पार्लियामानी कमेटी है उसका भी हिस्सा नाम दे दिए लेकिन बैठी नहीं। तो अच्छा साइन है सर ये मुशावरती अमल जो हुआ, और इसको आगे जारी रहना चाहिए। मुशावरती अमल तो बहुत ही अच्छा साइन है, और बड़ा कामयाबी के साथ हुकूमत ने
मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलके एक बहुत अच्छा काम किया कि वो जो पहला सितंबर में जब पहली कोशिश हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो उस वक्त उन्होंने कोई कंसल्टेशन नहीं की थी और वो बहुत बुरी बात होती अगर उस वक्त तो जोर जबरदस्ती पास करा देते। लेकिन एक महीने में इतनी कंसल्टेशन हुई है एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भी, और मौलाना फजलुर रहमान के घर पे एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे शहर में जाना, तो बहुत कंसल्टेशन हो गई। हत्ता कि पीटीआई भी तकरीबन उसके ऊपर उन्होंने कर लिया था। वो तो फिर उनकी पॉलिटिक्स है जिसकी बुनियाद पे वो इसका हिस्सा नहीं बन सके, और उसका नुकसान होगा मेरे ख्याल में पीटीआई को अगर वो हर चीज का बाइकआउट करती रहेगी, जो कि गैर मुनासिब है मेरे ख्याल में। चलें, बहुत शुक्रिया अहमद डार साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं या पार्लियामान में चीज़ें चल रही हैं आपके सामने रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।